Our topic today is wave theory of light. Light is a form of energy which we receive from the sun and from many other sources. लाइट का बिहेवियर हम स्टडी करते हैं. लाइट कैसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक आती है और कैसे चीज़ों को लाइट अप करती है. किसी मीडियम में एंटर करती है, किसी मीडियम में नहीं एंटर करती है. एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन आती है तो उसकी स्पीड होती है. और लाइट बहुत सारे फीचर हमको दिखाती है. जैसे उसके सामने एक मिरर रख दो तो उसमें से रिफ्लेक्ट होकर हमको इमेज दिखाती है. अगर उसके सामने एक लेंस रख दो उसके अंदर से आके मुड़ जाती है. उसके सामने एक प्रिज्म रख दो तो वो डिफरेंट कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है. सो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आवर साइंटिस्ट यूज्ड टू स्टडी कि ये लाइट का कैरेक्टर, लाइट का नेचर कैसे होता है, उसके नियम कैसे होते हैं. और उसके लिए ये समझना जरूरी है कि लाइट ट्रैवल कैसे करती है. अब एनर्जी जो ट्रैवल करती है उसके लिए हमारे पास मैकेनिक्स में बड़े सिंपल प्रिंसिपल थे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके पास स्पीड होती है उसके पास एनर्जी होती है. ये हमने मैकेनिक्स में पढ़ा, हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी होती है. तो लाइट सन से यहां तक चलकर आती है, उसके पास स्पीड है. स्पीड है इसलिए उसके पास एनर्जी है. तो इस पर सबसे पहले न्यूटन ने काम किया और न्यूटन ने इसकी एनालॉजी मैकेनिक्स से की कि जिस तरह से चलने वाली चीज के पास एनर्जी होती है वैसे ही लाइट के पास भी एनर्जी होती है. बाकी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने यह बताया कि लाइट बेसिकली बहुत ही छोटे 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 पार्टिकल होते हैं. इतने छोटे पार्टिकल होते हैं कि हम उसका मास भी नहीं ले सकते, पर वो ट्रैवल करते हैं बड़ी स्पीड से. ये जो छोटे छोटे पार्टिकल लाइट के बनाए उसको उन्होंने पार्टिकल नहीं बोला, क्योंकि पार्टिकल बोलने से पार्टिकल के पास मास होता है, मोमेंटम होता है. तो उसका नाम उन्होंने रख दिया कॉर्प्यूसल्स. और उस कॉर्प्यूसल्स के कुछ प्रॉपर्टी उन्होंने सोची, बनाई कि वो लाइट के कॉर्प्यूसल होते हैं जो एनर्जी से भरे हुए होते हैं. वो कॉर्प्यूसल जहां जाकर स्ट्राइक करेंगे वो जगह चमक जाती है, वहां पर लाइट आ जाती. वो कॉर्प्यूसल चलकर आते हैं और आकर हमारी आंख के अंदर रेटिना को हिट करते हैं. तो हमारी रेटिना में वो सामने वाली चीज दिखती है जहां से वो कॉर्प्यूसल्स जनरेट हुए, जो उसका सोर्स है. इस तरह से उन्होंने ये एक चीज बनाई और इसका नाम रखा कॉर्प्यूस्कुलर थ्योरी. दैट वाज द फर्स्ट मेथोडिकल स्टडी मेड इन लाइट. ये 1600 के आसपास हुई थी, 1600-1650 के बीच. तो इसका नाम था कॉर्प्यूस्कुलर थ्योरी बाय न्यूटन. तो इसके कुछ मेन पॉइंट जस्ट फॉर रेफरेंस वी विल नोट. So these were the main points of Newton's corpuscular theory. जो हम लाइट्स की प्रॉपर्टीज देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, उसी कैरेक्टरिस्टिक को देख के न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर्स के बेसिस पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की. तो हमारी उस समय हमारा नॉलेज किस पे था? मैकेनिक्स पे. मैकेनिक्स आपने पढ़ा है, 1D मोशन, 2D मोशन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, कोलिजन, rotational motion, all that. So he was trying to fit light into that. तो उन्होंने कैसे किया इसको? Every source of light emits a large number of tiny particles. और उन पार्टिकल की स्पेशलिटी क्या थी कि वो पार्टिकल वो सभी डायरेक्शन में सोर्स डालता था इन ऑल, और उसका नाम उन्होंने क्या रखा? कॉर्प्यूसल्स. और ये कैसे होते हैं? परफेक्टली इलास्टिक, यानी किसी से टकराएंगे तो उसी वेलोसिटी से रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. अगर दो आपस में टकराएंगे देयर विल बी ए कंप्लीट एक्सचेंज ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी. ओके, आपने कोलिजन पढ़ा है. विद दैट ट्रैवल विद वेरी हाई स्पीड, जो लाइट की स्पीड होती है वो कॉर्पस्कुलर्स की स्पीड है, और डिफरेंट मीडियम में जाने से इसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, बिकॉज ही सेज कि देयर इज ए रेसिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट मीडियम. जब कॉर्पस्कुलर्स उससे टकराएंगे, पानी के मीडियम से टकराएंगे, तो उनकी स्पीड कम हो जाती है, और वो हमने देखा वैसा होता है. ओके,
सो व्हेन दीज कॉर्पुसल्स हिट अवर रेटिना इन द आई, तो जैसे हमको चोट लगती है किसी चीज को हिट करने से, और उस सेंसेशन को हम एक नाम देते हैं। तो कॉर्पुसल्स जिनके पास एनर्जी है आके हमारे रेटिना को हिट करते हैं और उसको एनर्जी देते हैं। वो जो एक सेंसेशन हमको होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? देखना। देखना, लाइट है तो हम देखते हैं, तो इसलिए उसको हमको क्या कहेंगे? उस सेंसेशन का नाम उन्होंने रखा लाइट। अब अलग अलग कलर क्यों होते हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या एक्सप्लेनेशन दिया कि कॉर्पुसल्स का साइज छोटा बड़ा होता है और उसी के अनुसार उसके कलर्स अलग अलग होते हैं। और इससे उन्होंने बाद में एक्सप्लेन करने की कोशिश की डिस्पर्शन वगैरह को, कि अलग अलग साइज होते हैं इसीलिए वो मुड़ते अलग अलग एंगल पर हैं और उसके कारण ये सारे फिनोमिना होते हैं। तो ये कॉर्पुसल्स थ्योरी से उन्होंने बहुत सारी चीजें हमको एक्सप्लेन की। कौन कौन से फिनोमिना उन्होंने एक्सप्लेन किए जो लाइट के हमको नेचर में दिखते हैं? तो हमको लाइट में का एक कैरेक्टरिस्टिक दिखता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया किससे? कोलिजन से। हमने भी कोलिजन से पढ़ा हुआ है। एक स्ट्राइकर को हिट करेंगे, कैरम बोर्ड से ऐसा टकराएगा बॉर्डर से, अगर परफेक्टली इलास्टिक है तो उसी स्पीड से बराबर एंगल बना के वो निकलेगा। सो दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यही चीज लाइट भी करती है। तो इससे उन्होंने किसको एक्सप्लेन कर लिया? रिफ्लेक्शन को। और इसी तरह से उन्होंने रिफ्रैक्शन को भी एक्सप्लेन किया कि जब वो डिफरेंट मीडियम में जाएगा तो टकराकर उसकी डायरेक्शन भी बदल जाएगी। अगर वो ऐसे टेढ़ा जाएगा किसी मीडियम में, ऐसा टेढ़ा घुसेगा तो उसको इधर से ज्यादा फोर्स लगेगा तो थोड़ा सा मुड़ता चला जाएगा। ओके, तो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, ये उन्होंने उसके बेसिस पर बड़े अच्छे से हमको एक्सप्लेन कर दिए। ओके, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हमको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसमें ये दोनों किया और इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ उनका फेवरेट था। इनवर्स स्क्वायर लॉ हमने किस पे पढ़ा हुआ है? ग्रेविटेशनल फोर्स में m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे उसकी इफेक्टिवनेस स्क्वायर में कम होते जाती है। तो लाइट के लिए भी उन्होंने ये बोला कि यहाँ लाइट की जो इंटेंसिटी है, अगर आप 1 फुट डिस्टेंस पे जाएंगे तो इंटेंसिटी कम हो जाएगी, और 2 फुट पे जाएंगे तो डिस्टेंस डबल हुआ, उसकी ब्राइटनेस 4 गुना कम हो जाएगी। दैट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कॉर्पुसल्स के बेसिस पे कि कॉर्पुसल की डेंसिटी यहाँ ज्यादा होती है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ जाएगी तो आर बढ़ गया तो डेंसिटी क्या हो गई? 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर। अगर आर डबल हुआ तो डेंसिटी 4 टाइम्स कम हो जाएगी, 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर, आर का स्क्वायर आ गया। इस तरह से उन्होंने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनवर्स स्क्वायर लॉ सब एक्सप्लेन कर दिए कॉर्पुसल्स थ्योरी में। लेकिन उसके बाद लाइट के बहुत सारे कैरेक्टर हमको दिखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में भी दिखते हैं, उसको न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और चूंकि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसलिए ये माना गया कि कॉर्पुसल्स थ्योरी इम्परफेक्ट है और उसको दैट इज नॉट द अल्टीमेट थ्योरी, दैट इज नॉट द अल्टीमेट नेचर ऑफ लाइट। ऐसे कौन से पॉइंट थे जिनको न्यूटन प्रूफ नहीं कर पाए और जिनके कारण ये कॉर्पुसल्स थ्योरी फेल हो गई। नाउ वील जस्ट मेक ए नोट ऑफ दैट कॉर्पुसल्स थ्योरी could not explain corpuscular theory could not explain certain phenomena of light, और वो फिनोमिना थे। तो कॉर्पुस्कुलर थ्योरी में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक साथ होते हैं लिक्विड की सरफेस पे, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। पानी की सरफेस पे जब लाइट आती है तो अंदर भी जाती है और रिफ्लेक्ट भी होती है। अगर कॉर्पुसल्स का नेचर अंदर जाने का है देन ऑल शुड गो इनसाइड, अगर रिफ्लेक्ट होना है देन ऑल शुड रिफ्लेक्ट।
ये कैसे हो सकता है कि कुछ अंदर जाते हैं और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं? सो देयर वाज नो आंसर टू दैट। ओके, दूसरी चीज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये हमने देखा। इंटरफेरेंस क्या चीज थी? यहां से एक सोर्स से हमने लाइट भेजी, यहां ब्राइटनेस आ गई, यहां अब दूसरे सोर्स से हमने लाइट भेजी, इससे भी यहां ब्राइटनेस आ गई। दोनों अलग अलग चलते हैं तो दोनों के कारण यहां ब्राइटनेस आती है। अब हम इन दोनों को इकट्ठा एक साथ ऑन कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये वाला पॉइंट डार्क हो गया, ये वाले पॉइंट में लाइट डबल हो गई, एक पॉइंट में लाइट डबल हो गई और एक पॉइंट डार्क हो गया। ये करके दिखाया। अगर ये करके दिखाया तो कॉर्पुस्कुलर थ्योरी में हमने इसका आंसर पूछा कि ये कैसे हो गया। नहीं हो गया तो बोला नहीं जा सकता क्योंकि लैब में दिखाया कि ऐसा हो रहा है। और कॉर्पुस्कुलर थ्योरी के पास इसका कोई जवाब नहीं था कि अगर एक सोर्स से भी लाइट जा रही है, दूसरी से भी जा रही है, तो दोनों को इकट्ठा चालू करने से यहाँ की लाइट खत्म कैसे हो गई, डार्क कैसे हो गया? क्या एक लाइट दूसरी लाइट को कैंसिल कर सकती है? और हमको दिख रहा है कैंसिल कर सकती है। कॉर्पुस्कुलर थ्योरी में ऐसा नहीं था। एक से कॉर्पुसल्स जाएंगे, दूसरी से जाएंगे तो नंबर ऑफ कॉर्पुसल्स डबल हो जाएंगे। सो देयर वाज नो रीजन कि कॉर्पुसल्स जीरो क्यों हो जाएंगे किसी लोकेशन पर। देयर वाज नो रीजन कि कॉर्पुसल्स 4 टाइम्स क्यों हो जाएंगे। और ये हमने लैब में देखा कि दो तरफ से लाइट जाती है तो कहीं पर वो लाइट जीरो हो जाती है और कहीं पे डबल, फिर जीरो, फिर डबल, ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग ढेरी लग जाती। इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बना पाए। सो दैट वाज ए फेलियर। इसी तरह से कॉर्पुसल्स एक बंदूक की गोली जैसे स्ट्रेट जाते हैं, स्ट्रेट लाइन में, तो वो इस तरह से ऐसे स्ट्रेट जाएंगे। लेकिन हमने ये दिखाया कि अगर हम रास्ते में ऐसे एक ऑब्स्ट्रक्शन रखते हैं और इधर लाइट जलाते हैं तो लाइट ऐसे सामने जाएगी और यहाँ जानी चाहिए, पर यहाँ जाकर लाइट ऐसा मुड़ जाती है, ऐसा नीचे तक चली जाती है। एक विंडो से लाइट आती है और उस विंडो की छाया यहाँ आनी चाहिए, यही जगह पर लाइट आनी चाहिए, पर हम क्या देखते हैं, आने के बाद विंडो से वो लाइट पूरे कमरे में भर जाती है, हमारे पूरे कमरे में लाइट अप हो जाता है। हमको छत भी दिखने लगती है, फ्लोर भी दिखने लगते हैं, चारों दीवारें दिखने लगती हैं, और हमने तो एक छोटी सी विंडो खोली है, लाइट को स्ट्रेट आना चाहिए, कॉर्पुसल्स को स्ट्रेट आना चाहिए। अगर कॉर्पुसल्स स्ट्रेट लाइन में बहुत स्पीड से चलते होंगे तो वो आके सीधे हिट करेंगे। ये कैसे हो गया कि वो पूरे कमरे में फैल गए? इसके कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देने की कोशिश की गई। न्यूटन ने बोला आए, वो एक दीवार से टकराए, एक दीवार से टकरा के रिफ्लेक्ट होके दूसरे में चले गए, उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होके तीसरे में चले गए, बड़ी जल्दी जल्दी रिफ्लेक्ट हुए, सब तरफ चले गए। लेकिन उस एक्सप्लेनेशन में ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, क्योंकि फिर भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर हम काला कमरा लेंगे, ब्लैक कलर का लेंगे, तो भी लाइट चारों तरफ जाती है, रफ सरफेस लेंगे तो भी चारों तरफ जाती है, अगर हम यहाँ पर सॉफ्ट बोर्ड लगा देंगे जो कि रिफ्लेक्शन नहीं होने देगा तब भी लाइट चारों तरफ फैलती है। तो कॉर्पुसल्स टकरा के चारों तरफ फैलते हैं, ये थ्योरी उनकी ज्यादा दम नहीं रख सकी, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि डिफ्रैक्शन में लाइट मुड़ जाती है। हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे अभी। इंटरफेरेंस होता है, लाइट जो जीरो हो जाती है, डबल हो जाती है, वो एक्सप्लेन नहीं कर सके। इसी तरह से पोलराइजेशन एक फिनोमिना है, उसको भी वो एक्सप्लेन नहीं कर सके कि हर लाइट में एक डायरेक्शन होती है और एक क्रिस्टल को ऐसा रखेंगे तो लाइट दिखती है और ऐसा रख देंगे तो लाइट नहीं दिखती। एक गोल ग्लास है हमारे पास, उसको ऐसा रखेंगे तो लाइट दिखेगी और ऐसा घुमा देंगे तो पीछे की लाइट नहीं दिखेगी। अगर कॉर्पुसल्स आते तो कॉर्पुसल्स को ओपनिंग में से एंटर करना चाहिए था, भले ऐसे ओपनिंग हो भले ऐसे, लेकिन विंडो जब हम ऐसे रखते हैं तो लाइट आएगी और जब हम विंडो ऐसे रखते हैं तो लाइट रुक जाती। ये क्यों हो गया? कॉर्पुसल्स का ऐसा क्या बिहेवियर है
कि वो ऐसी विंडो से आ सकते हैं और ऐसी विंडो से नहीं आ सकते। कॉर्पुसल्स में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं था और ये चीज नेचर में करके दिखाई गई कि ऐसा होता है। तो ये जो सारी चीजें हमने देखी नेचर में हो रही हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, इसके लिए कॉर्पुस्कुलर थ्योरी के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। इसी तरह से एक सबसे बड़ी बात, साउंड में न्यूटन ने बहुत काम किया था। साउंड वेव्स जब किसी मीडियम में जाती हैं, एयर से डेंसर मीडियम लिक्विड और लिक्विड से डेंसर मीडियम सॉलिड, तो उनकी स्पीड का क्या होता है? तो हमने देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा, न्यूटन ने देखा कि उसकी स्पीड बढ़ते जाती है। साउंड की स्पीड जितनी डेंसिटी ज्यादा हो मटेरियल की उतनी उसकी स्पीड बढ़ती है। ओके, क्योंकि इलास्टिसिटी भी बढ़ती है। तो न्यूटन ने ये डिक्लेयर किया कि इस बेसिस पर जो कॉर्पुसल्स जाएंगे, कॉर्पुसल्स अगर डिफरेंट मीडियम में जाएंगे जैसे एयर टू ग्लास, तो उसके अंदर उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। वाटर में जाएंगे तो उनकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, मतलब लाइट की स्पीड इंक्रीज होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंट करके देखा तो लाइट की स्पीड डिक्रीज हो गई। देखा एक्चुअल क्या होता है, डिक्रीज, जबकि कॉर्पुस्कुलर थ्योरी के अनुसार क्या होनी चाहिए थी, इंक्रीज। दिस वाज ए बिग फेलियर ऑफ कॉर्पुस्कुलर थ्योरी और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो समझ में आया कि कॉर्पुसल्स वाला एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, लाइट का नेचर ऐसा नहीं होता। इसी तरह से अगर कॉर्पुसल्स पार्टिकल्स हैं, लाइट के पार्टिकल्स हैं, जितने भी कम वेट वाले पार्टिकल हों, इलेक्ट्रॉन से भी छोटे पार्टिकल हैं, पर अगर हमने एक लाइट 24 घंटे जला कर रखी है, इतने सेकंड्स तक जला के रखी है और उसमें लगातार कॉर्पुसल्स निकलते जा रहे हैं और साल भर हो गया, तब भी उसका मास कुछ तो कम होना चाहिए, 1 ग्राम भी कम होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। जो उसका सोर्स है, बल्ब है, लाइट है, जो भी है, उसके सोर्स के मास में कोई कमी नहीं आती, यानी उसमें से कोई चीज निकली नहीं है। तो ये कहना दैट कॉर्पुसल्स आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स विच आर एमिटेड बाय द सोर्स ऑफ लाइट, यही गलत हो गया, क्योंकि उसमें से कुछ निकला ही नहीं, उसके वेट में, उसके मास में कोई डिफरेंस नहीं आया। तो ये सारी चीजें, ये सारे आर्गुमेंट्स ने कॉर्पुस्कुलर थ्योरी को फेल कर दिया। ओके, तो ये कॉर्पुस्कुलर थ्योरी के फेलियर के रीजन, ये थोड़ा सा ब्रीफ में आपको याद होने चाहिए। उसके बाद उन्हीं के जमाने में थोड़ा सा लेट टाइम में हाइजन एक दूसरे साइंटिस्ट आए और हाइजन ने अपनी थ्योरी बताई और उन्होंने अपनी थ्योरी का नाम रखा वेव थ्योरी। तो हाइजन ने वेव थ्योरी बनाकर एक्सप्लेन किया कि जो हमको नेचर में इंटरफेरेंस दिखता है वो सुपरपोजिशन के कारण, वेव के सुपरपोजिशन के कारण हो सकता है। एक वेव का क्रेस्ट कहीं पहुंचता है ऊपर उठाने के लिए, दूसरी वेव का ट्रफ वहां पहुंचता है नीचे ले जाने के लिए, तो वो पार्टिकल ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वहीं के वहीं खड़ा रहेगा। ये है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन वही चीज दिखा सकती है जो वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही हो, जैसे साउंड वेव्स, उसमें भी ये हो सकता है। 2 सोर्स से जब साउंड आता है तो हॉल में कोई कोई जगह, कोई कोई कुर्सी ऐसी होती है जहां आवाज साफ नहीं आती। क्यों? इधर का क्रेस्ट पहुंचता है और दूसरी तरफ का ट्रफ पहुंचता है, तो क्रेस्ट उस पार्टिकल को ऊपर उठाता है, ट्रफ उस पार्टिकल को नीचे ले जाता है, अल्टीमेट वो पार्टिकल वही है। तो हम देखते हैं कि इस कुर्सी पे बैठते हैं तो आवाज नहीं आती। तो साउंड कैसे ट्रेवल करता है? वेव के फॉर्म में। वही उन्होंने कहा कि लाइट भी कैसे ट्रेवल करती है? वेव के फॉर्म में। लाइट कैसे ट्रेवल करती है? जिस तरह से समुद्र में लहरें उठती हैं। दैट वाज हाइजेंस वेव थ्योरी। तो वेव थ्योरी में उन्होंने क्या बताया कि जो एनर्जी स्प्रेड होती है सोर्स से, वो एनर्जी तीर के फॉर्म में, गोलियों के फॉर्म में स्प्रेड नहीं होती है, वो एनर्जी लहरों के फॉर्म में स्प्रेड होती है।
That is wave theory of light.